वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शेफाली खुद से भुनभुनाते हुए बोली, देख लूंगी तुझे भी, तेरा भी वक्त आएगा जब तू ऐसी सिचुएशन में रहेगी और मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली। प्रियांशी जो शेफाली के रग रग से वाकिफ थी उसने कहा, वे तो तुझे करनी पड़ेगी ही मेरी हेल्प, फिलहाल तू जा अपना काम कर। शेफाली प्रियांशी को देखते हुए एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। वे जितनी देर बाथरूम में थी उसने कपड़े चेंज किए, इतनी देर उसकी आवाज़ आ रही थी जो वो अर्जुन को और उसके साथ प्रियांशी को कोस रही थी। उसकी भुनभुनाने की आवाज़ सुनकर प्रियांशी बाथरूम के डोर के पास खड़ी कान लगाकर सुन रही थी। जैसे ही शेफाली ने डोर खोला वैसे ही प्रियांशी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। प्रियांशी ने शेफाली के कान मरोड़ते हुए कहा, वे तेरा होने वाला हस्बैंड है और मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों को कोसने का क्या मतलब है तेरा? जो हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है, तेरी मम्मी की वजह से हो रहा है, तो तू मुझे क्यों कोस रही है? वे तो बेचारा कितना हैंडसम है, उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है और वे तुझसे शादी कर रहा है। अर्जुन के लिए प्रियांशी के मुझे हैंडसम शब्द सुनकर शेफाली को गुस्सा भी आया और थोड़ी जलन भी हो, क्योंकि अब अर्जुन का नाम उसके नाम से जुड़ने वाला था। शेफाली प्रियांशी से अपने कान छुड़ाकर ड्रेसिंग टेबल के पास रखी चेयर पर जाकर बैठते हुए प्रियांशी से बोली, ज्यादा उस खड़ोस की तारीफ मत कर, एक नंबर का खड़ू है। प्रियांशी भी उसके पास आकर बैठी और उसने अपने दोनों हाथों पर अपनी गाल को थामते हुए शेफाली से बोली, तू एक ही दिन में उसकी हो गई, अब लगता है मेरी सहेली पराई हो गई है। प्रियांशी शेफाली का बस मजाक उड़ाई जा रही थी और शेफाली गुस्से में बोलते हुए रेडी होने की कोशिश कर रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर गेस्ट रूम में अंदर आते हुए बोले, मैम आपने चेंज कर लिया। उन्होंने देखा तो शेफाली खुद से अपना मेकअप करने पर कंसंट्रेट कर रही थी, लेकिन प्रियांशी की बेटों की बातें सुनकर वे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट शेफाली के पास आई और उसके हाथ से ब्रश लेकर उसका मेकअप करने लगी। तभी एक और मेकअप आर्टिस्ट उसके पास आई और उसने भी प्रियांशी का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। प्रियांशी भी अब चुपचाप बैठी अपना मेकअप करवा रही थी। जब उन दोनों का मेकअप हो गया तभी निधि, जिसने मेहंदी कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था, वे कमरे के अंदर आते हुए बोली, अगर आप लोग तैयार हैं तो नीचे मेहंदी वाली आपका वेट कर रही है। शेफाली ने हाँ में सिर हिलाया और खुद को मिरर में देखा। वे बहुत प्यारी लग रही थी, मेहंदी कलर के लहंगे और उसके बॉर्डर में रेड कलर के में फ्लावर बने हुए थे जो इस कॉम्बिनेशन को और भी ब्यूटीफुल बना रही थी। शेफाली के हाथों में रेड और मेहंदी कलर की चूड़ियां थी। उसने रेड कलर का ब्लाउज पहना था और मेहंदी कलर की ज्वेलरी जिसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन कुंदन लगा हुआ था। शेफाली के चेहरे पर अभी भी हल्का मेकअप था जो उसे बहुत मासूम और ब्यूटीफुल बना रही थी। वहीं प्रियांशी जैसे अब हल्का मेकअप किया था वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मेहंदी कलर की ज्वेलरी और मेहंदी कलर का इंडो वेस्टर्न लहंगा पहना था। प्रियांशी का लेफ्ट हैंड पूरा रिवील हो रहा था और राइट हैंड पूरे उसके हथेलियों के पास उसकी लेंथ स्लीव थी। प्रियांशी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं निधि की नजर उन दोनों पर से ही हटने का नाम नहीं ले रही थी। निधि ने प्रियांशी से कहा, आपको पता है मेरे भाई इंडिया में नहीं तो मैं जैसे शेफाली भाई मेरे अर्जुन भाई की दुल्हन बनने वाली है, वैसे ही मैं आपको मेरे सार्थक भाई की दुल्हन बना रही होती ताकि आप दोनों सहेलियां इसी घर में रहे साथ में। निधि की बातें सुनकर प्रियांशी के होठ पर जो मुस्कुराहट थी वह गायब हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं ऐसा गजब मत करना, नहीं तो मेरे हर्ष का क्या होगा, उसका क्या होगा। निधि नाम सुनकर थोड़ी सी हैरान हुई, फिर उसने प्रियांशी से पूछा, ये हर्ष कौन है? तभी प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाइफ है, मेरी जीने की वजह है, मेरी जान है। तभी प्रियांशी को याद आया कि अब जब से यहाँ शेफाली के साथ आई है उसकी हर्ष से एक बार भी बात नहीं हुई है। प्रियांशी ने अगर हर्ष को कॉल भी करने की कोशिश की तो भी उसका कॉल नहीं लगा। अगर उसने कॉल किया तो प्रियांशी उठा नहीं पाई। इन सब चक्रों में प्रियांशी और हर्ष दोनों में से किसी का भी एक दूसरे से बात नहीं हो पाई थी। तभी प्रियांशी ने निधि से कहा, तुम शेफाली को लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निधि ने बिना कोई सवाल किए हाँ मैं सर हिलाया और शेफाली को लेकर जाने लगी। शेफाली ने प्रियांशी से इशारे में पूछा तो उसने भी अपना फोन रख दिया कि वे हर्ष से बात करके आ रही है। शेफाली भी निधि के साथ चली गई। प्रियांशी ने हर्ष को फोन मिलाया। एक रिंग के बाद कॉल रिसीव हुआ और एक शख्स की फिक्र भरी आवाज प्रियांशी को सुनाई दी जो उससे कह रहा था, प्रियांशी बच्चे कहाँ हो? बच्चा तुम्हें पता हो मैंने कब से तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, बात नहीं हुई है आज दिन भर से, तुम से कहाँ हो तुम? प्रियांशी को जैसे ही हर्ष की आवाज सुनाई दी तो उसे एक राहत से अपने दिल में महसूस हुई। प्रियांशी ने एक लंबी सांस खींचते हुए हर्ष से कहा, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। प्रियांशी की एड्रेस भेजने वाली बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ मौजूद हर्ष को थोड़ी फिक्र हुई और उसने पूछा, तुम हो कहाँ? ये बताओ, मैं आ रहा हूँ। और तुम ठीक हो ना? प्रियांशी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा तुम्हारी बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम इस एड्रेस पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। फोन की दूसरी तरफ मौजूद हर्ष ने कहा, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, सही सलामत समझे। प्रियांशी ने कहा, ठीक है अब आओ जल्दी। इतना कहकर प्रियांशी ने कॉल कट किया और वे जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ी वैसे ही सामने खड़े आरुष से टकरा गई। प्रियांशी गिरती उससे पहले ही आरुष ने उसे उसकी कमर से पकड़कर संभाल लिया। आरुष और प्रियांशी अभी बहुत करीब खड़े थे, इतना कि दोनों एक दूसरे के दिल की बढ़ी हुई धड़कन
को भी सुन पा रहे थे। जहाँ प्रियांशी को इस सिचुएशन में ऑकवर्ड लग रहा था, वहीं आरुष को भी कोई कोई ख्याल ही नहीं था कि वह बस प्रियांशी के खूबसूरत चेहरे को देख पा रहा था। तभी प्रियांशी ने आरुष के सीने पर हाथ रखते हुए उससे कहा, मिस्टर आप क्या आप हटेंगे? प्रियांशी की आवाज़ से आरुष अपने होश में आया और वह जल्दी से प्रियांशी को सीधा खड़ा करते हुए बोला, सॉरी वे मैं आपको बुलाने आया था। साधना आंटी आपको बुला रही थी। इतना कहकर आरुष बिना प्रियांशी से कुछ और कहे वहां से तुरंत चला गया। आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि प्रियांशी के पास आने से उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी। वहीं प्रियांशी वे मुंह बनाने लगी थी। प्रियांशी ने अपना फोन अपने पर्स में रखा और फिर तुरंत कमरे से लगभग दौड़ते हुए बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे चली गई। वे साधना जी के पास गई, उनसे पूछा, आंटी आपने बुलाया था? साधना जी ने कहा, हाँ मैंने इधर उधर तुम्हें देख रही थी, तुम शेफाली के साथ कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने वे अर्जुन के साथ लड़का है ना उससे कहा था तुम्हें बुला देने के लिए। प्रियांशी ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर शेफाली के साथ बैठ गई। शेफाली के हाथ में मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुका था। मेहंदी डिजाइनर शेफाली के हाथ में बहुत खूबसूरत सा मेहंदी लगा रही थी और प्रियांशी के वहां बैठने से एक हम दूसरी मेहंदी डिजाइनर प्रियांशी के हाथ में भी मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। ये सब वहाँ बैठी वंशिका जी और दाई अम्मा साधना जी देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ निधि और रौनक जी भी आई और वे दोनों में बैठकर मेहंदी लगाने लगी और अर्जुन आरुष के साथ किनारे खड़ा शेफाली को देख रहा था। शेफाली के रूप में उसे एक ऐसा खिलौना मिल रहा था जिसके साथ वह हर वक्त खेल सकता था। शेफाली से कुछ दूर पर खड़ा अर्जुन उसके नाम की मेहंदी लगाते हुए उसे देख रहा था। तभी एक सरसरी निगाह शेफाली की भी अर्जुन पर चली गई, लेकिन तुरंत ही शेफाली ने अपनी नजर नीचे कर ली क्योंकि उसे अर्जुन की नजर में कुछ अलग ही भाव नजर आ रहे थे जिन्हें वे समझ नहीं पा रही थी। तभी अंशिका जी ने अर्जुन को शेफाली के पास लाकर बैठाते हुए मेहंदी वाली से कहा, यह मेहंदी कौन? शेफाली को दे दो। शेफाली अपने हाथों से अर्जुन के हाथ में अपना नाम लिख देगी, वहीं शगुन की मेहंदी हो जाएगी अर्जुन के लिए। अर्जुन और शेफाली दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तभी मेहंदी वाली ने एक कोन उठाकर शेफाली को लगा दिया। शेफाली ने वे कोन पकड़ा तो उसने बिना भाव के अर्जुन के हाथ को पकड़कर उस पर अपना नाम लिख दिया और जैसे ही शेफाली ने वापस से मेहंदी वाली कोन देना चाहा, वैसे ही अर्जुन ने उसके हाथ से मेहंदी का कोन लेकर खुद शेफाली के हाथ में एक छोटा सा हार्ट शेप बनाया और उसमें अपना पूरा नाम लिखकर हार्ट शेप के बाहर ऐसा डिजाइन किया जिसमें अर्जुन का नाम और शेफाली दोनों के नाम आ जाए। अर्जुन ने जो डिजाइन बनाया था वह इतना खूबसूरत था कि शेफाली बस उसे देखती रह गई। शेफाली को ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्जुन ने खुद मेहंदी डिजाइन का कोर्स किया। अब अर्जुन शेफाली के बगल में बैठा हुआ था और चुपचाप बैठे हुए शेफाली को देखने लगा, लेकिन शेफाली ने उसकी नजरों की तफीस बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वे अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिसे महसूस करके अर्जुन ने अंशिका जी जो अभी भी उन दोनों के सामने खड़ी थी उनसे कहा, माँ मुझे एक कॉल करना है तो मैं आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहां से उठकर आरुष को कुछ इशारा करके वहां से चला गया। उसके जाते ही शेफाली ने एक राहत भरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था कि तब से उसने अपनी सांस रोक रखी है। इधर बालकनी के पास दोनों खड़े थे। अर्जुन ने आरुष से पूछा, आरुष मैंने तुम्हें उस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा था जिस नंबर से माँ को कॉल आया था, क्या तुमने पता किया उसके बारे में? आरुष की नजरें जो अभी फिलहाल प्रियांशी पर जाकर टिक गई थी क्योंकि प्रियांशी बार-बार अपने बालों को कान के पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में मेहंदी लगे होने की वजह से नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने ये चीज़ देख लिया था। अर्जुन ने आरुष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने क्या कुछ पूछा है तुमसे? आरुष अपने होश में आया। उसने हड़बड़ाते हुए अर्जुन से कहा, बॉस वो एक प्राइवेट नंबर है, हमने उसे पता करना चाहा लेकिन उसके ओनर का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब रिटेल कंपनी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वे डिटेल रिवील नहीं कर सकते, चाहे हमें जितने भी पैसे दे दे। अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं। अर्जुन ने कुछ कहा नहीं और उसने बस आरुष को अपनी आंखों के इशारे से जाने के लिए कहा। वहीं शेफाली और प्रियांशी उन दोनों की मेहंदी पूरी हो चुकी थी तो अंशिका जी ने शेफाली को उसके कंधे से पकड़कर उठाया और उससे कहा, तुम्हारी मेहंदी वैसे भी इंस्टेंट है तो तुरंत सूख जाएगी, तो जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद तुम शादी के लिए तैयार हो जाना। साधना जी वहीं खड़ी थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे देख रही थी कि उनकी बेटी को अंशिका जी कितना प्यार कर रही है, हर चीज खुद से बता रही है। साधना जी की नजरों की बात को समझकर शेफाली ने कुछ कहा नहीं और वह अंशिका जी की बात पर अपना सिर हिलाकर वहां से वापस से गेस्ट रूम की तरफ चली गई। करीब 1 घंटे बाद रात के 11 बजे अर्जुन पंडित जी के सामने मंडप में बैठा हुआ था और जितने भी लोग थे वे इस वक्त मंडप के आसपास थे। पंडित जी अर्जुन के साथ कुछ पूजा कर रहे थे। वहीं शेफाली अभी गेस्ट रूम में थी और पूरी तरह से तैयार थी। उसने लाल कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था जो बहुत हैवी था। उसने इस बार हैवी मेकअप भी किया था और बहुत सा कुंडल वाला नेकलेस माथे पर रेड कलर की बिंदी और बड़ा सा मांग टीके में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। प्रियांशी भी उसी के साथ कमरे में थी और उसने भी एक पिंक कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था जिसमें उसकी गोरी कमर रिवील हो रही थी। शेफाली
को देखते हुए प्रियांशी ने उसे लगाते हुए कहा, वाह शेफाली, तू कितनी खूबसूरत लग रही है यार, ऐसा लग रहा है कि तू वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड है, तू सच में बहुत खूबसूरत लग रही है यार। शेफाली को पता नहीं कुछ बेचैनी सी हो रही थी। वे प्रियांशी की बातों का जवाब नहीं दे पाई, वे चुप थी। उसे चुप देखा प्रियांशी ने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वहाँ साधना जी और नीति खड़ी थी। साधना जी शेफाली के पास आई और उसके चेहरे को थामकर माथे को चूमते हुए उससे बोली, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी बेटी की शादी इतनी जल्दी में करनी होगी, लेकिन अर्जुन इतना अच्छा है कि उसे नजरअंदाज करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए आज मैं अपनी बच्ची को इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्राइड के रूप में देख रही हूँ। ये कहते हुए साधना जी ने शेफाली के माथे को चूम लिया और फिर उससे कहा, शेफाली, आज से तू एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मैं चाहूंगी कि तू हमेशा अंशिका और अर्जुन को अपनी जिंदगी के सब में सबसे आगे रखे, मुझसे भी आगे, क्योंकि अब तुझे उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। और मैं चाहूंगी कि तू इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा। अपनी माँ की बातें सुनकर शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले, क्योंकि वह तो खुद ही कसमकस में उलझी हुई थी। उसने कुछ कहा नहीं और उसका इस चुप्पी को साधना जी उसकी रजामंदी समझकर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोली, चलो अब पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। शेफाली के पैर भारी हो रहे थे, वे अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, लेकिन फिर भी एक हिसाब था उसके अंदर जो उसे अर्जुन के करीब लेकर जा रही थी। सीढ़ियों को नीचे आकर हॉल में बने मंडप में साधना जी ने शेफाली को लाकर अर्जुन के सामने बैठा दिया। पंडित जी ने शेफाली और अर्जुन के साथ कुछ विदाई और कुछ फूल चावल के अक्षत के साथ उन्हें हवन कुंड में डालने के लिए कहा। उसके बाद उन्हें वरमाला के लिए खड़ा होने के लिए कहा तो अर्जुन खड़ा हो गया, लेकिन शेफाली अभी खड़ी नहीं हुई थी। तो प्रियांशी साधना जी ने जाकर उसे खड़ा किया और फिर उसे वरमाला दी। अर्जुन को पहनने के लिए जैसे ही शेफाली ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली, वैसे ही सभी उनके ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। फिर अर्जुन ने शेफाली को देखते हुए, जो कि उसका आधा चेहरा घूंघट से ढका था, फिर भी उसका घूंघट नेट का होने की वजह से उसका चेहरा दिख रहा था। जैसे इसमें अर्जुन को थोड़ी परेशानी, थोड़ी घबराहट नजर आ रही थी। तो अर्जुन वरमाला डालते हुए जब वो उसके करीब आया तो उसने कहा, रिलैक्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अर्जुन ने वरमाला डाली और वह पीछे हो गया। शेफाली बस उसका चेहरा देख रही थी। पंडित जी ने दोनों को वापस बैठने के लिए कहा और बाकी की रस्में पूरी करने लगी। कुछ और रस्में करने के बाद पंडित जी ने शेफाली और अर्जुन से कहा, जजमान, अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ, लेकिन इस बार भी शेफाली खड़ी नहीं हुई थी। तो इस बार अर्जुन ने झुककर शेफाली को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गोद में उठाकर ही उसने फेरे शुरू कर दिए और फेरों में जितने वादे करने थे वे अर्जुन ने किए। शेफाली अर्जुन की गोद में उसके गले में अपनी बाहें डाले उसे देख रही थी और अर्जुन उसे गोद में लिए 7 फेरों को पूरा कर रहा था। 7 फेरे पूरे होने के बाद अर्जुन ने शेफाली को उसकी जगह पर बैठाया और खुद भी बैठकर पंडित जी की तरफ देखने लगा। शादी संपन्न हुई तो पंडित जी ने आगे सिंदूर और मंगलसूत्र की थाली को बढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, अब इनके गले में मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भरिए। अर्जुन ने जैसे ही मंगलसूत्र उठाया शेफाली के गले में पहनाने के लिए, तभी वहां एक साथ कई रिपोर्टर्स और कई लोग अंदर आए। साथ में एक लड़की थी जिसने हाई हील के साथ हाई शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर मेकअप पोता हुआ था और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वह लड़की वहां आई और रिपोर्टर्स के सामने अर्जुन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोली, अर्जुन, तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? तुमने कल ही की रात मेरे साथ बिताई, हमारे बीच सब कुछ होने के बाद अब तुम किसी और लड़के से शादी कैसे कर रहे हो? हम योर फियांसी। अर्जुन, तुम मेरे साथ एक रिश्ते में जुड़ने के बाद, कल रात मेरे साथ सब कुछ करने के बाद तुम किसी और से शादी कर रहे हो और तुम्हें पता है तुम जिससे शादी कर रहे हो वे लड़की कौन है? वे लड़की वही है जिसने मीटिंग के टाइम पर तुम्हारी क्लास में ड्रग्स मिलाई थी। उस लड़की की बातें सुन कर अर्जुन की आंखें सैद हो गई। उसकी निगाहें उस लड़की पर ही टिक गई। वह लड़की को वो नहीं, दिव्यासी थी जो अपने पापा अर्णव सिंह के साथ कई रिपोर्टर को लेकर अर्जुन की शादी में आ धमकी थी। अर्जुन तो चुपचाप सामने खड़ी दिव्यासी को देख रहा था जो उस पर ये इल्जाम लगा रही थी। ये कल रात उसके साथ था। वहीं बाकी सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे और मीडिया रिपोर्ट्स भी फोटो और वीडियो बनाने लगे थे। वे अर्जुन की तरफ आगे बढ़ते उससे पहले ही अर्जुन के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया था। वे रिपोर्टर्स को मंडप के पास जाने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में वहां पूरे हॉल में स्तर गिरने लगा। उस सबको ऐसा लगने लगा जैसे कि अचानक से हॉल में उठड़ बढ़ गई हो। अर्जुन घूरती हुई निगाह से दिव्या को देख रहा था। वहीं अर्जुन के बगल में बैठी शेफाली को अचानक से ठंड से कपकपी होने लगी और उसके कांपने से अर्जुन जिस ने उसका हाथ पकड़ रखा था उसे महसूस हुआ। तो उसने शेफाली के जिस हाथ को पकड़ रखा था उस हाथ को 2 बार दे दिया और उसकी तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, अपनी शादी पर फोकस करो, किसी की बातों पर नहीं। इतना कहकर अर्जुन वापस से मुड़कर दिव्या को घूरने लगा। शेफाली अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन जो उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला था और उन सबके आने की वजह से उसके हाथ रुक गए थे। उसने आगे बढ़कर शेफाली के
गले में मंगलसूत्र पहनाया और उससे कहा, इन सब पर ध्यान मत दो, इनकी असलियत क्या है अभी तुम्हें पता चल जाएगी। अर्जुन ने इतना कहकर वहीं पर बैठे हुए दिव्या से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पहले तो अर्जुन को शेफाली के गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आया, तो जो उसकी आंखों में भी नजर आ रहा था, क्योंकि अभी उसने इतना तमाशा किया सबके सामने, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ने शेफाली के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। वहीं अर्जुन की इस कदम को देखकर वहां पर खड़ी साधना जी, अंशिका जी, प्रियांशी और आरुष और अर्जुन के निहार वाले वे सभी अर्जुन से खुश हो गए और वे दिव्या के लिए दिव्या के किए तमाशे को एंजॉय करना चाहते थे। वहीं शादी में अब तक अर्जुन के जितने भी रिलेटिव थे, जैसे कि उसकी मामा भी और नाना ने, वे सभी भी अब तक वहां पहुंच चुके थे। अर्जुन की मोम अंशिका जी ने उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करनी चाहिए थी, वे उन्होंने उन सबको बता दिया था और उनके हार्ट की सर्जरी के लिए उन्होंने अर्जुन के सामने ये शर्त रखी थी कि वे शेफाली से शादी कर ले। इस बात से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वे खुद भी चाहते थे कि अर्जुन एक अच्छी लड़की से शादी करे जो अंशिका का ख्याल रखे। दिव्या अपनी आंखों में दिखावटी आंसू या कहीं मगरमच्छ के आंसू लाते हुए अर्जुन के मंडप के पास आई और उसे बोली, अर्जुन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम पिछले 8 महीने से मेरे फियांसे थे, हमारी सगाई हुई थी और उसके बाद मैंने तुम्हें मैंने जितनी बार भी शादी के लिए कहा, तुमने मना कर दिया शादी के लिए, और आज इस लड़की से तुम शादी कर रहे हो, फिर भी बिना किसी को बताए। फिर भी तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो अर्जुन, कि तुम्हारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। देखो सबको पता चल गया और मुझे कितना हर्ट हुआ है अर्जुन, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर तुमने ही ये सब किया अर्जुन। मैंने कितने सपने देखे थे तुमसे शादी के, हम दोनों की शादी होगी, एक फैमिली बनेगी, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने सारे सपने देखे थे मैंने जो तुमने तोड़ दी। दिव्या ये सब कुछ भी अर्जुन से कह रही थी, वे सब उसके लिए वहां आए रिपोर्टर सब रिकॉर्ड कर रहे थे, अलग अलग एंगल से उसकी फोटो खींच रहे थे। वहीं अफसोस वाली शक्ल बनाई दिव्या के पापा अर्णव जी दिव्या की समस्त एक्टिंग को खड़े देख रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी अच्छी एक्टिंग भी करती है। दिव्या ने अर्जुन से ये सब कहते हुए अपनी जल्दी निगाह से शेफाली की तरफ देखा, जो कंफ्यूजन से अर्जुन के पास बैठी हुई थी। जब अर्जुन ने उसके हाथ को थाम लिया था, दिव्या ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो मुझे छोड़कर, तुम्हें पता भी है ये लड़की कितनी घटिया है, और तुम्हें पता है इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। कल रात तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग पिलाने वाली लड़की कोई और नहीं ये थी, इस लड़की के मनसूबे ये थे कि ये तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिलाएगी और उसके साथ तुम्हारे साथ सोकर रिपोर्टर्स को तुम दोनों की इंटीमेट तस्वीरें दिखाकर तुमसे शादी करेगी, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम मुंबई पर राज करते हो, इसलिए इसका सपना था कि वे तुम्हारे साथ मुंबई की रानी बनकर रहेगी। लेकिन मैंने इसके मंसूबे को पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि जब तुम कल रात नशे में अपने कमरे में जा रहे थे, जो कि तुमने बुक किया था, तब मैं तुम्हारे पास आ गई थी और तुम संभालते हुए लेकर कमरे में गई थी, और वहाँ जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था, इतना कहते हुए दिव्या ने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे बहुत शर्म आ रही हो, और उसने वहाँ खड़े बाकी सभी लोगों को देखा और उनके सामने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कि उन सब के सामने मैं उन लफ्जों को बोल भी नहीं सकती। दिव्या ने वहाँ मौजूद सभी को देखकर अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, अर्जुन मैं बोल नहीं सकती, तुम समझ रहे हो ना, हम दोनों एक हो चुके हैं, और सुबह मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे उठने से पहले चली गई थी, क्योंकि पता नहीं तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, कि मैं कैसी लड़की हूँ जो शादी से पहले ही तुम्हारे साथ सोच चुकी हूँ। नहीं अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें संभालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें उसमें से बाहर निकालूँ। इसलिए मैंने वैसा भी किया था, और मैं सुबह डर गई थी कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह उठकर चली गई थी। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी किसी और से शादी करने की बात पता चली, तो मैं कैसे तुम्हें किसी और से शादी करने दे सकती थी। अर्जुन आई लव यू अर्जुन, इतना कहते हुए दिया अर्जुन के पास आई और मंडप के ऊपर चढ़ गई, और उसने शेफाली के हाथ को जैसे ही पकड़ना चाहा, अर्जुन उसके हाथ को पकड़कर कस के मरोड़ते हुए उसे शेफाली से दूर धक्का दिया, जिससे दिव्या मंडप के नीचे गिर गई और उसके हाथों में खरोंचें लगी। उसके मुंह से एक खाने के लिए अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, खबरदार जो इसे हाथ लगाया ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसे मैंने चुना है। और एक बात, जिस रात के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उस रात मेरे साथ तुम नहीं थी, बल्कि ये थी मेरे साथ, इसने मुझे संभाला था। अर्जुन के मुंह से इतना सुनते ही शेफाली, जो हैरानी से दिव्या को जमीन पर गिरे हुए देख रही थी, उसकी गर्दन एक झटके में अर्जुन की तरफ घूम गई और वह अर्जुन को देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही मंडप से उठना चाहा, तभी पंडित जी ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुकिए, अभी आपका उठना सही नहीं है, क्योंकि शादी का मुहूर्त कुछ पल में खत्म हो जाएगा। पहले आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए, इस शादी को पूरी कीजिए, इसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। पंडित जी कितना कहते ही अर्जुन वापस से बैठ अब उसने पंडित जी की बढ़ाई हुई थाल से सिंदूर अपनी उंगलियों में लिया और शेफाली को देखते हुए उसकी मांग में भर दिया। तभी पंडित जी ने कहा, अब ये शादी संपन्न हुई, अभी सिंदूर जो अर्जुन ने शेफाली की मांग में भरा था, उसके कुछ कण शेफाली के नाक पर भी गिर गए थे, जिन्हें अर्जुन ने अपनी उंगलियों से साफ करते हुए उससे कहा, नाक में सिंदूर गिरने का मतलब है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने ऐसा सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। अर्जुन इतना कहते हुए एक तिरछी मुस्कान
मुस्कुराते हुए उसने शेफाली को देखा। अर्जुन शेफाली को एक नज़र देखकर वापस से दिव्या को घूरते हुए मंडप से उठा और उसने रिपोर्ट्स को रोके हुए बॉडीगार्ड को देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। अर्जुन के इशारा करते हुए बॉडीगार्ड तुरंत ही कैमरा कैन के हाथ में पकड़ कैमरा को छीनकर फ्लोर पर पटक कर तोड़ने लगे। उनके ऐसा करने से जितने लोग मंडप के सामने खड़े थे वे सभी दूर हटने लगे। वहीं रिपोर्टर्स भी अपने कैमरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, बल्कि वे उन्हें धक्का देकर कैमरा और उनके हाथ में पकड़े हुए फोन को छीनकर वहां फर्श पर पटकते हुए तोड़ रहे थे। जब सारे कैमरा टूट गया तो एक बॉडीगार्ड जो उनमें बॉडीगार्ड का चीफ था उसने कैमरामैन और रिपोर्टर से कहा, यहाँ पर हो रही चीजों के बारे में अगर कल की न्यूज़पेपर में एक शब्द भी नजर आया तो तुम सब अपने आने वाले कल के बारे में सोच लेना। इतना कहकर वे चीफ बॉडीगार्ड वापस से घूमकर अर्जुन की तरफ खड़ा हो गया। अर्जुन ने नीचे झुककर दिव्या के बालों को अपनी मुट्ठी में कस के भरते हुए उसे खींचकर ऊपर उठाया, जिससे दिव्या के बाल खींचने से बहुत तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से चीखने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन के हाथों से अपने बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसे कहा, अर्जुन छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो अर्जुन। अर्जुन ने मंडप के साइड में लाकर बीच हाल में दिव्या को धक्का देते हुए उंगली दिखाते हुए उससे कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है, तुम क्या करती हो क्या नहीं। और मेरे ड्रिंक पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल में वेटरेस ने आकर मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, क्या मैं उसे पहचान नहीं सकता था? मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं है दिव्या कि मैं सामने खड़े इंसान को पहचान न सकूं। वे वेटरेस कोई और नहीं तुम थी। तुमने वेटरेस का गेटअप लिया था ताकि तुम मीटिंग के बीच में सबकी मीटिंग पर कांस्टेंट होने का फायदा उठाकर मेरी ड्रिंक में ड्रग मिला सको ताकि तुम मेरे साथ मेरे साथ सो सको, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने अपने चाचा की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने अपने चाचा के कहने पर तुमसे सगाई कर ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी नज़र तुम पर नहीं थी। क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। मेरे चाचा अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए मेरी शादी तुम जैसी घटिया लड़की से कराना चाहते थे। मैंने उनके कहने पर तुमसे सगाई जरूर की थी, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन ने अपनी गुर्राती हुई आवाज में कहा, पता है मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि अर्जुन के इतना कहते ही पूरे हॉल की लाइट चली गई और वहाँ एक प्रोजेक्टर स्टार्ट हुआ जिसमें कुछ क्लिप भी नजर आ रही थी और उन वीडियो क्लिप में दिव्या किसी में कई लड़कों के साथ एक साथ किस कर रही थी, तो किसी के साथ क्लब में चिपक चिपक कर डांस कर रही थी, तो किसी के में साफ सुथरे तौर पर उसके एक साथ कई मर्दों के साथ इंटीमेट होने की क्लिप भी थी। और उस वीडियो को देखकर वहां मौजूद औरतों ने अपनी नजर फेर ली थी और दिव्या वे सब के बीच में खड़ी उस क्लिप को देखकर हैरानी से अपनी जगह पर जम गई थी। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बात को झूठलाए तो झूठलाए कैसे। उसने अपनी थरथराई हुई आवाज में अर्जुन से कहा, अर्जुन ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, मुझे प्रेम किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। अर्जुन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। दिव्या कितना कहती। अर्जुन ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मारा, जिससे वे एक बार फिर से फर्श पर मुंह के बल गिर गई और उसके चेहरे पर अर्जुन की 5 उंगलियों के निशान बन गए और होठों के कोने से खून भी निकलने लगे। अर्जुन ने नीचे उसे अपने घुटनों के बल बैठकर उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ ना बेबी? मैं उन लोगों पर भी अपनी निगाह भी रखता हूँ जो भी किसी भी कारण से मुझसे जुड़े होते हैं। और मैंने पिछले 8 महीने से इसलिए तो तुम्हें टाल रखा था क्योंकि मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरी अहमियत समझे, मेरे जज्बातों को समझे, मेरी माँ को समझे, तुम जैसी घटिया लड़की से नहीं। इतना कहकर अर्जुन आरुष जो वहीं पर प्रोजेक्ट ऑपरेटर कर रहा था उससे कहा, इन बाप बेटियों को और इन रिपोर्टर को उठाकर इस कमरे से बाहर फेंक दो। अर्जुन कितना कहते ही आरुष जैसे ही आगे बढ़ता तभी उसकी नजर चीफ बॉडीगार्ड और बाकी के बॉडीगार्ड पर पड़े जो वहां पर आए और पुलिस को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे। और चीफ बॉडीगार्ड खुद आगे बढ़कर दिव्या के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए ऊपर उठाया और उसके पापा अर्णव जी की तरफ धक्का देते हुए बोला, शराफत से यहाँ से बाहर निकल जाए क्योंकि आज का माहौल बहुत अच्छा है, आज हमारे बॉस की शादी हो रही है, माहौल को खराब मत करो और निकलो। उसने इतने खतरनाक तरीके से कहा था कि अर्णव जी जो अर्जुन को डांटने के लिए आगे बढ़ने वाले थे वे अपनी जगह पर जम गए और उन्होंने तुरंत दिव्या को वहां से लेकर जाने का इरादा बना लिया, क्योंकि वे बॉडीगार्ड ऐसा वैसा नहीं था, वे मास्टर ट्रेन था। उसे अर्जुन की फैमिली की और अर्जुन की प्रोटेक्शन के लिए हाई लेवल की ट्रेनिंग दी गई थी। अगर कभी उसकी आंखों में धूल चली जाए या किसी तरह की कोई केमिकल चली जाए और वे देख ना पाए तभी वे आवाज को रिएक्ट करके सामने वाले दुश्मन को मार सकता था। उसने अर्जुन का राइट हैंड कह सकते थे। उसकी बातें अर्जुन और उसकी फैमिली के सिवा कोई इनकार नहीं कर सकता था। अर्जुन घूरती हुई नजरों से अर्जुन को देखकर दिव्या को लेकर वहां से चले गए, जैसे कह रहे हो कि इस पे जिद का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। वहीं दिव्या सिर्फ शेफाली को देख रही थी, उसकी पलकें तक नहीं झपकी थी शेफाली को देखने से, और शेफाली की नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थी क्योंकि जब से अर्जुन ने यह सबके सामने कबूल किया था कि पिछली रात को उसके साथ शेफाली थी, इसका मतलब यह था कि वह पिछली रात को जिस इंसान के साथ थी वह इंसान कोई और नहीं अर्जुन था। वे सब वहां से बाहर निकल कर जा रहे थे, लेकिन एक शख्स था जो ये सब तमाशा जब शुरू हुआ था तब से दरवाजे पर खड़ा सबको देख रहा था और तभी उस इंसान पर प्रियांशी की नजर गई
और वे भागकर जाकर उस इंसान के हाथ को पकड़ते हुए बोली, हर्ष तुम अभी आ रहे हो, मैंने तुम्हें कब एड्रेस दिया था। हर्ष जो शादी की रस्म शुरू होने के बाद आ गया था, लेकिन मैं आगे बढ़कर प्रियांशी के पास पहुंचा उससे पहले कि दिव्या और उसके पापा ने आकर यहाँ हंगामा शुरू कर दिया था। इस बीच मैं सामने से सबको पार करके भी प्रियांशी के पास नहीं जा सकता था, इसलिए वो मेरे रास्ते पर ही खड़ा रह गया था। हर्ष ने कहा, वह मैं उस वक्त आया था जब ये सब तमाशा कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। फिर उसने शेफाली की तरफ देखकर प्रियांशी से कहा, शेफाली कितनी प्यारी लग रही है ना। प्रियांशी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए हर्ष से कहा, उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा है, अर्जुन सूर्यवंशी। वे तुम्हें हैंडसम नहीं लग रहा है। हर्ष जानता था कि प्रियांशी की जेलसी लेवल हद से ज्यादा है, वे कभी भी उस ओर शेफाली को पीट देती जब दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए प्रियांशी को चिढ़ाते थे। हर्ष ने हंसते हुए प्रियांशी की गर्दन पर अपने हाथ डाले और शेफाली की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, जान तुम्हारे चेहरे पर ये जलन वाले एक्सप्रेशन मुझे बहुत आवारे लगते हैं। इतना कहते हुए हर्ष और प्रियांशी जाकर शेफाली के सामने खड़े हुए। हर्ष ने अपना हाथ आगे करते हुए उसे बोला, मतलब हमारी बैचलर टीम से तुम्हारा नाम काट दूं ना मैं। शेफाली जो अब तक अर्जुन को घूर रही थी, उसने हर्ष को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते, वे चाहे ना चाहे उसकी शादी तो हो चुकी थी और वो बैचलर नहीं मैरिड थी। हर्ष और प्रियांशी शेफाली के बिल्कुल पास खड़े थे, जैसे कि दोनों की आदत थी। हमेशा से दोनों उसके दोस्त थे, इस वजह से अभी भी वैसे ही बिल्कुल उसके पास खड़े थे। और हर्ष को शेफाली के इतने करीब देखकर अर्जुन की आंखें सर्द हो गई। उसकी आंखों में जैसे एक ठंडक सी उतर रही थी। वह शेफाली और हर्ष के करीब आया और उसने शेफाली और हर्ष के बीच में अपने लिए जगह बनाकर वहां खड़े होते हुए हर्ष से बोला, सिर्फ मेरी वाइफ से ही मिलना है, मुझसे नहीं। मैं अर्जुन सूर्यवंशी, नाम तो सुना होगा तुमने। ये सब कहते हुए अर्जुन का फेस सीरियस था, उसमें किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को नहीं देखा जा सकता था। या यूं कहे कि अर्जुन अपने फेस पर एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा था, फिर कि वे जेलस हो रहे। हर्ष को शेफाली की इतनी करीब देखकर हर्ष भी सीरियस फेस के साथ कभी प्रियांशी को देखता तो कभी शेफाली को और फिर अर्जुन को। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, हाय हम प्रियांशी का बॉयफ्रेंड हर्ष के। सिर्फ हर्ष कहने पर अर्जुन ने उससे पूछा, सिर्फ हर्ष? हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही शेफाली ने अर्जुन का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और उसे दबाते हुए गौर से अपना सर टेढ़ा करके ऐसे घूमने लगी जैसे ही वो अर्जुन से कह रही हूँ, बस बहुत हुआ और सवाल जवाब नहीं। शेफाली कैसे घूमने से अर्जुन चुप हो गया। उसने दोबारा हर्ष से कोई सवाल किया ही नहीं। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा आरुष प्रियांशी को हर्ष के हाथ पकड़े हुए उसके साथ खड़े हुए मुस्कुराते देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, किसी के लिए चाहत दिल में उमड़ रही थी और उसे ख्याल तक नहीं था। आरुष अपने खाली आंखों से प्रियांशी को हर्ष के साथ मुस्कुराते खिलखिलाते हुए देख रहा था। वहीं बाकी सब भी उनके पास आए और अर्जुन शेफाली का हाथ पकड़कर अपने नाना नानी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुका। शेफाली के सिर पर उसके नाना नानी ने हाथ रखते हुए एक साथ कहा, खुश रहो और हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के ढाल बनकर खड़े रहो। शेफाली और अर्जुन जो नीचे झुके हुए थे, शेफाली अभी कंफ्यूज है, अर्जुन को घूर रही थी। अपने नाना नानी के आशीर्वाद लेने के बाद अर्जुन अंशिका जी के पास आया और दोनों जैसे ही झुकने लगे तो अंशिका जी ने दोनों को रोकते हुए अपने गले से लगा लिया। अंशिका जी ने अर्जुन के माथे को चूमा, फिर शेफाली के माथे को चूमते हुए बोली, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ और तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं तुमसे इस बात का वादा लेना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा खड़ी रहोगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए कह रही हूँ बेटा, क्योंकि जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहो। इतना कहकर अंशिका जी शेफाली के कुछ कहने का वेट करने लगी। शेफाली ने एक नजर अर्जुन को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर शेफाली ने अपने सर को हाँ में हिलाया तो अंशिका जी ने प्यार से शेफाली के गाल को छुआ और उसके माथे को एक बार फिर से चूम लिया। अब अर्जुन और शेफाली साधना जी के पास उनका आशीर्वाद लेने गए तो साधना जी भी उनको गले से लगाते हुए शेफाली के कान में धीरे से बोली, तुम्हें अर्जुन के साथ उसके पास रहना है, बाकी तुम्हें अर्जुन संभाल लेगा। शेफाली की मोम उससे क्या कहना चाहती थी कम लफ्जों में वह शेफाली को समझा चुकी थी और शेफाली भी समझ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी मॉम के कान में धीरे से कहा, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती है, कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा अर्जुन के साथ रहूँ। इतना कहकर वे साधना जी से दूर हुई और अर्जुन से लेकर बाकी सबसे मिलवाने चला गया। अर्जुन शेफाली को अपने चाचा चाची के पास लेकर आया तो उसके चाचा तो पहले ही शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बस शेफाली के सिर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन उसकी चाची ने शेफाली के सिर को चूमते हुए उससे कहा, हमेशा खुश रहना और इस घर में खुशहाली बनाए रखना। तुम्हें पता है अभी अर्जुन का एक और भाई है जो आउट ऑफ इंडिया है, जो आएगा तो तुमसे मिलेगा। उनके इतना कहने पर शेफाली ने हाँ में सर हिलाया। तभी निधि वहां चहकते हुए शेफाली के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, भाभी मैं आपकी प्यारी से नंद हूँ और आपको इकलौती नंद मिली है, क्योंकि हमारे घर में कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वे शेफाली के गले लग गई थी। शेफाली ने उसकी पीठ को सहलाया और खुद से अलग करते हुए उसके गाल को पकड़कर कहा, वैसे दिन भर से तुम मेरे ही साथ थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्यारी से नंद मिली है। निधि खुशी से अपने सिर को हिलाने लगी। तभी वहां अंशिका जी आई और उन सबसे बोली,
चलो डिनर लगा है, अब डिनर कर लो सब। इतना कहकर वह अर्जुन और शेफाली के हाथ को पकड़कर उन सब के लिए लगाई गई डाइनिंग टेबल के पास लेकर गई और खुद हेड ऑफ फैमिली के चेयर पर बैठी। और एक बगल में उन्होंने अर्जुन को बैठाया तो दूसरी बगल में शेफाली को। अर्जुन और शेफाली एक दूसरे को ही देख रहे थे। अर्जुन की नज़र में शेफाली को पाने की खुशी थी, जो शेफाली की नज़र में अर्जुन को देखते हुए हैरानगी थी। वे जानना चाहती थी कि जब उसने सुबह अर्जुन को सब कुछ बताया था तो कल रात उसने किसी अनजान के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है, तो अर्जुन ने उस वक्त उसे कुछ क्यों नहीं कहा कि वही वह लड़का है जिसके बारे में वे बात कर रही थी। साधना जी चेयर पर बैठी तो उनके एक साइड प्रियांशी और एक साइड हर्ष बैठे थे। वहीं आरुष अर्जुन के बगल में बैठा था और उसके बाद बाकी सभी एक एक करके अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। सब डिनर करने लगे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। सबका डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने वाले थे और बाकी जो मेहमान आए थे जैसे कि साधना जी, प्रियांशी और अर्जुन के ननिहाल वाले, उन सभी के लिए अंशिका जी ने पहले ही कमरा तैयार करवा दिया था। हर्ष के लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया था क्योंकि अभी हर्ष और प्रियांशी मैरिड नहीं थे। लेकिन सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले अर्जुन शेफाली को लेकर अपने कमरे में जाएगा। और वहीं उन सब के बीच खड़ी निधि ने अर्जुन से कहा, भाई आज आपकी शादी हुई है तो आज आपकी वेडिंग नाइट भी है और इसलिए क्या आप भाभी को अपने गोद में उठाकर लेकर जा सकते हो अपने कमरे में। ये एक रिचुअल भी है भाई, प्लीज उठाकर लेकर जाओ ना भाभी को अपनी गोद में। निधि के दो बार बोलने पर अर्जुन ने सबकी तरफ देखा तो पाया कि सब उसे ही चमकती हुई निगाहों से देख रहे थे। और शेफाली से अपने पैरों के अंगूठे को दबा रही थी। उसके पैर एक दूसरे के ऊपर हल्के से चढ़े हुए थे और वे अपने एक पैर के अंगूठे से दूसरे पैर के अंगूठे को मसल रही थी। अर्जुन ने शेफाली की इस हरकत को देख लिया था। अर्जुन जो शेफाली के 2 कदम की दूरी पर खड़ा था, लेकिन अब वे आगे आया और उसने शेफाली को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं शेफाली गिरने के डर से अपनी बाह को अर्जुन के गले में डाल चुकी थी। अर्जुन ने एक नज़र शेफाली के चेहरे को देखा, जिससे इस बात का डर छाया हुआ था कि कहीं अर्जुन उसे गिरा ना दे। अर्जुन उसे लेकर सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया। जब वे दोनों कमरे के अंदर गए तो अर्जुन और शेफाली ने देखा कि उनका बेड पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। उनकी वेडिंग नाइट के लिए अर्जुन ने अपने पैर से दरवाजे को लगाया और शेफाली को लेकर बेड के पास आया और उसने शेफाली को बेड पर बिठाया। शेफाली ना तो अर्जुन को देख रही थी और ना ही उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन कुछ और देर शेफाली के सामने खड़ा रहा ताकि शेफाली कुछ कहे और वे शेफाली की बातें सुने, लेकिन शेफाली ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो अर्जुन वहां से मुड़कर वापस जाने लगा, लेकिन तभी शेफाली ने पीछे से उसकी शेरवानी को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे खींचकर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ते हुए अपने नाखून से अर्जुन के सीने पर नोचते हुए बोली, तुम एक नंबर की घटिया इंसान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल रात में तुम्हारे साथ ही। इतना कहते हुए शेफाली गुस्से से अर्जुन को घूर रही थी जैसे कि अभी उसका बस चले तो वह अर्जुन का मर्डर कर देगी। वहीं शेफाली के इस सडन एक्शन से अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। तभी अर्जुन ने शेफाली के हाथ अपने सीने पर से हटाते हुए उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा कर उसे अपने ऊपर पूरी तरह से खींचते हुए उससे बोला, तुम जंगली बिल्ली, तुम मुझे नोच रही हो। अर्जुन के सडन ऐसे ही खींचने से शेफाली पूरी तरह से उसके ऊपर गिर चुकी थी और अर्जुन उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसकी आंखों में देख रहा था। शेफाली ने भी क्रूर से अर्जुन की आंखों में देखते हुए मैं कहा, झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा कि जब मैंने तुम्हें सारी बात बताई तो तुमने कहा था कि तुम ये जानते हो कि कल रात में तुम्हारे एक दोस्त के साथ थी जो बहुत पावरफुल है और जो मेरे साथ बुरा कर सकता है और मैं तुमसे शादी करती हूँ तो तुम मुझे सेफ रखोगे। लेकिन तुम झूठ इंसान, तुम ये नहीं बता सकते थे कि वे कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, वे तुम ही थे। शेफाली की लगाई इस इल्जाम को सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और उसे लेकर पलट गया। अब अर्जुन शेफाली के ऊपर दौड़ शेफाली की मांग काटेगा। उसके पीछे मांग में लटक चुका था और उसकी नथ उसके होठ पर फंस रही है कि जिसे देख अर्जुन ने शेफाली का राइट हैंड छोड़ा और उसके नाक से उसका नथ निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। अर्जुन शेफाली के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उससे बोला, अगर सुबह के वक्त मैं तुम्हें ये बता देता कि तुम्हारे साथ रात बिताने वाला वे शख्स मैं ही था तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? अर्जुन के सवाल पर शेफाली एक पल को अपनी नजरें नीचे कर कुछ सोचने लगी। फिर कुछ दूसरे ही पल उसने अपनी नजरें उठाकर अर्जुन की नजरों में देखते हुए उससे कहा, पर तुमने झूठ कहा, तुम्हें सच कहना चाहिए था। अब अर्जुन को शेफाली की बॉडी से आधी खुशबू उसे बहका रही थी। अर्जुन शेफाली के ऊपर और झुकते हुए उससे बोला, पर हकीकत तो ये है ना कि अब हमारी शादी हो चुकी है, हम हस्बैंड एंड वाइफ है। अब जो हस्बैंड वाइफ के बीच होता है वे हमारे बीच पहले ही हो चुका है। फिर अर्जुन की नजर शेफाली के होठों पर टिक गई और उसने उन होठों को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि कल रात तुमने मेरा साथ दिया था, मुझे उस ट्रक से बचाया था जो मेरी जान ले सकता था। अर्जुन के इतना कहने पर शेफाली बस उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि अर्जुन एक बार फिर से उसे झूठ नहीं कह रहा था। लेकिन उसे अर्जुन की नज़र बिल्कुल साफ नजर आई। अर्जुन की नज़र साफ नजर आने से शेफाली अर्जुन से कोई और सवाल नहीं कर पाई क्योंकि वे लोगों की नज़र पढ़कर उसके दिल में छुपे हुए बातों को समझने की साइकोलॉजी
टिक्सर जानती थी, वे लोगों के दिमागों को भी पढ़ना जानती थी कि सामने वाले इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, और इसीलिए तो एक डॉक्टर होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दोस्त बनाए जो उसे अपने दिल के साफ नज़र आए, प्रियांशी और हर्ष। अब शेफाली अर्जुन से ना तो कोई सवाल कर पा रही थी और ना ही उसकी नज़रों में देख पा रही थी तो अर्जुन जो उसके ऊपर था। तो शेफाली ने उसे अपना पूरा जोर लगाकर तेज धक्का दिया जिससे अर्जुन का शेफाली के सिर्फ होठों पर ध्यान होने से वे एक झटके से बेड के दूसरी तरफ गिर गया। शेफाली ने अपने बगल में गिरे अर्जुन को देखकर उससे कहा, मेरी जूती, मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझे तुम। इतना कहकर शेफाली बेड से उठी और जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। शेफाली की इस बात को सुनकर अर्जुन की आंखें सर्द हो गई और कमर का स्तर गिरने लगा। शेफाली को ठंड का एहसास तो हुआ लेकिन उसने पलटकर अर्जुन को नहीं देखा क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि जो लाइन उसने यूज की है उस लाइन को बोलकर अर्जुन का गुस्सा उसने बढ़ा दिया था। लेकिन अब वह अर्जुन को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे थे जिन्हें वे अपने हाथ से मलते हुए सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन को दिखाने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वे अपने हाथ की चूड़ियां उतारने लगी। अर्जुन ने देखा कि शेफाली उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जैसे वे वहां पर एग्जिट ही नहीं कर रहा हो। इस तरह से शेफाली बेहोश कर रही थी। तभी अर्जुन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, लड़कियां शादी से पहले ही शर्मीली होती है वरना शादी के बाद तो भाव ही नहीं देती। हाँ, इतना हैंडसम सा लड़का दूल्हा बनकर शादी करके अपनी फर्स्ट नाइट की सेज पर आया है और यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है। शेफाली अर्जुन की बातें सुन रही थी लेकिन उसने उसे इग्नोर करते हुए अपने हाथों की चूड़ियों को निकालना जारी रखा। अर्जुन ने कहा, वैसे जब तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम किसी और के साथ नहीं मेरे साथ थी पिछली रात, तो ये शर्माना किस बात का। तुम्हें पता है पिछली रात तुम कितनी वाइल्ड थी, मैं तुम्हें संभाल नहीं पा रहा था। हाँ, नशे में तो मैं भी था लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही नशा सवार था। मैं तो ड्रग्स की वजह से तुम्हारे करीब आया था लेकिन तुम सिर्फ वाइन की वजह से इतनी अग्रेसिव हो गई थी कि मैं अर्जुन सूर्यवंशी तुम जैसी जंगली बिल्ली को संभाल नहीं पाया। और देखो तुमने मुझे कितनी जगह बाइट किया है, अभी तो मेरी बॉडी पर निशान है। खुद के लिए जंगली बिल्ली सुनकर शेफाली को अर्जुन के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे उसने ये सुना कि पिछली रात कितनी अग्रेसिव हो गई थी और उसने कितने लव बाइट दिए हैं अर्जुन की बॉडी पर, ये सुनकर शेफाली का चेहरा शर्म से झुक गया। उसका पूरा चेहरा लाल रंगत में बदल गया था जिसे मिरर के जरिए अर्जुन भी देख पा रहा था। शेफाली को उस तरह से शर्माते हुए देखकर अर्जुन को समझ आ गया था कि वे जो करना चाहता था वे पक्का अब हो रहा है। तो उसने जल्दी से अपने कुर्ते को रिमूव किया और सोफा पर फेंकते हुए शेफाली के पास आया और उससे बोला, देखो तुमने कैसे जंगली बिल्ली की तरह मुझे नोचा और पंजा मारा है, अपने दांत गड़ाए हैं। Thanks for watching. Bye bye.